देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ आपको बताएंगे, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नए नए मुख्यमंत्री बने कर्नाटका के नेता पहुंच गए शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए दोस्तों, जिसके बाद 9 में से 6 सांसदों के पलटी मारने को लेकर चल रही खबरें पूरी तरीके से कूड़े के ढेर में तब्दील हो गई है। दोस्तों बताएंगे कैसे अमित शाह भी दौरा कर आ गए महाराष्ट्र में, लेकिन अभी तक पार्टी नहीं टूटी है शिवसेना यूबीटी। दोस्तों ऐसे में आम जनता ने कांग्रेस पार्टी और शिवसेना यूबीटी गठबंधन को जोरदार तरीके का समर्थन देकर आधी सीटें जिताकर बता दिया है कि राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी और शिवसेना यूबीटी है मजबूत। दोस्तों बताएंगे कैसे अमित शाह का बयान, उसके बाद डीके शिव कुमार की मुलाकात और क्या कुछ हो रहा है महाराष्ट्र के पूरे राजनीतिक समीकरण के अंदर दोस्तों, और राजनीतिक स्थिति किस तरीके की बन रही है। इसी के साथ में आरएसएस पर एक के बाद एक निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी कर्नाटका के नेता नजर आए। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना यूबीटी इतने हल्के में टूट जाए, यानी 9 में से 6 सांसद पलटी मार दे, ये इतना आसान नहीं है होना। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 12-13 जून से ही लगातार ये चर्चा चल रही है दोस्तों कि शिवसेना यूबीटी में फूट पड़ेगी और शिवसेना यूबीटी के सांसदों ने अलग से बैठकें करनी शुरू कर दी है और कई तरीके की रिपोर्टें छपी दोस्तों। लेकिन जब मामला अब लगभग 10 दिनों के आसपास हो चुका है दोस्तों, बल्कि 10 से ज्यादा ही टाइम हो चुका है और अभी तक भारतीय जनता पार्टी उन सांसदों को सामने नहीं लेकर आ पाई दोस्तों, यानी शिवसेना यूबीटी के उन सांसदों को सामने नहीं लेकर आ पाई जिन्होंने बगावत किया है। क्योंकि बगावत करने वाले को लेकर मीडिया में रिपोर्टें जरूर छप रही है दोस्तों, लेकिन बगावत करने वाले हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो खुलकर बोल दे कि वो शिवसेना यूबीटी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उनको डर सता रहा है कि कहीं उनको शिव सैनिक उनके क्षेत्र के अंदर ना घेर ले। दोस्तों यही बड़ा कारण है कि जितने भी लोग बागी हुए हैं और खासकर जो लोग बैठक में मौजूद नहीं थे, वे लोग शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के साथ में जाने से पहले हिचकिचा रहे हैं दोस्तों, और अलग अलग अपने खुद के मुद्दे में फंस चुके हैं दोस्तों। जहां पर एक और ओम राजे निबंलकर को लेकर सीबीआई का मामला सामने आने के बाद जिस मामले पर ये पूरी राजनीति करते हैं, सुनेत्रा पवार के भाई को इसी मामले में दोष मुक्त कर दिया गया है दोस्तों, जिसे लेकर अब ओम राजे काफी ज्यादा प्रखर होकर पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के साथ अगर चले गए तो ये तो जो लोग इनको वोट दे रहे थे, इनके पिता के हत्या के मामले को लेकर दोस्तों, और एनसीपी एपी की नेत्री सुनेत्रा पवार के भाई के ऊपर आरोप लगा था दोस्तों, तो अब ये मामला एकदम साफ हो गया है। तो इसका मतलब एक तरीके से तगड़ा झटका है ओम निबालकर को दोस्तों। ऐसे में ये सांसद भी पलटी मारने से पहले 10 बार सोच रहे हैं दोस्तों, और ऐसे ही अलग अलग सांसदों को लेकर अपडेट है। भाऊ साहेब वाकचौरे भी अपने क्षेत्र के अंदर डंके की चोट पर फैसला नहीं ले पा रहे, यानी पूरी तरीके से कंफ्यूजन में फंसे पड़े हैं दोस्तों। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अमित शाह बेशक आकर बड़ी बड़ी बातें बक दे, लेकिन हकीकत यह है कि शिवसेना यूबीटी को हराना महाराष्ट्र के अंदर टेढ़ी खीड़ है दोस्तों। शिवसेना यूबीटी एक बार फिर से जबरदस्त तरीके का बंपर वापसी करती हुई नजर आई दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए उनके घर पर पहुंचे दोस्तों, जहां पर पूरे परिवार से उन्होंने मुलाकात की और डीके शिव कुमार ने पूरी तरीके से शिवसेना का समर्थन करने का आश्वासन दिया दोस्तों। एक तरीके से अचानक डीके शिव कुमार पहुंचे उद्धव ठाकरे के घर पर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने ऊपर से इशारा किया है डीके शिव कुमार को कि वो शिवसेना यूबीटी को टूटने से रोके दोस्तों, और बिल्कुल उसका सही असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। 4-5 दिनों से बाकी जितने भी सांसद हैं उन्होंने तो चुप्पी साध कर रखी है दोस्तों, यानी ऐसा लग रहा है कि इस बैठक के बाद से ये सारे के सारे बागी वापस से लाइन पर आने लगे हैं दोस्तों, क्योंकि आम जनता तो अब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तैयार है। ऐसे में शिवसेना और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन ने जीत हासिल करके बता दिया कि उनका गठबंधन महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके का है और ये जीत लगातार जारी रहेगी दोस्तों। आपको बता दें कि अकोला से एक बड़ी अपडेट सामने आई, जहां पर अमित शाह के दावे पर आम जनता ने जमकर ठोकरे मार दी दोस्तों, और शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस पार्टी को बंपर तरीके से जिता दिया। जो बड़ी अपडेट है वो ये कि 19 तारीख को अमित शाह कोल्हापुर में मौजूद थे दोस्तों, और कोल्हापुर में बयान देते हुए अमित शाह कह रहे थे कि पहले हम बोलते थे कि शिवसेना ये वाला गुट और शिवसेना वो वाला गुट, लेकिन अब हम ये नहीं बोलेंगे क्योंकि शिवसेना अब केवल एक ही बची हुई है, तो शिवसेना शिंदे गुट ही ओरिजिनल शिवसेना है। यानी अमित शाह को लग रहा था कि ये बयान दे देता हूं, इससे ये होगा कि कार्यकर्ताओं में भरोसा जग जाएगा कि शिवसेना यूबीटी खत्म हो गई है, यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी खत्म हो गई है दोस्तों। लेकिन अमित शाह जैसे ही दिल्ली वापस लौटे हैं, अगले ही दिन उनके लिए खबर सामने आ जाती है कि शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन ने जबरदस्त वापसी की है दोस्तों। राज्य के अंदर अकोला स्थित पातुर नगर निगम के चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के हिदायत खान रम खान को 6000 से ज्यादा वोट मिले हैं दोस्तों। दूसरे नंबर पर हाजी सैयद बुरहान नंबर 2 पर रहे, जिनको कांग्रेस पार्टी के नेता ने लगभग 1600 वोट से हरा दिया दोस्तों, और बीजेपी के सचिन धोने तीसरे नंबर पर रहे और केवल 2400 वोट मिला दोस्तों। और शिंदे सेना का जो उम्मीदवार था उस बेचारे को केवल 194 वोट मिला, यानी शिंदे जिसको असली शिवसेना बता रहे हैं अमित शाह, उसको केवल 194 वोट मिल रहा है दोस्तों। पूरे पातुर नगर निगम के
सदस्यों में से कांग्रेस पार्टी और शिवसेना गुट ने अधिकतम 10 सीटें जीती है दोस्तों, यानी महापौर का सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में चला गया है। और यहाँ के चुनाव के नतीजे में कांग्रेस पार्टी ने 8 सीटें जीती है, शिवसेना ठाकरे गुट ने 2 सीटें जीती है, बीजेपी को 2 सीटें मिली है दोस्तों, और वंचित बहुजन अघाड़ी गठबंधन की जो सहयोगी पार्टी है उन सबको मिलाकर टोटल 8 वोट इनको मिला है दोस्तों। तो कुल मिलाकर आंकड़ा 20 का है और कांग्रेस पार्टी शिवसेना यूबीटी दोनों मिलाकर 10 का आंकड़ा इकट्ठा करके खुद का मेयर बना रहे हैं दोस्तों, यानी दोनों ने मिलकर अपना मेयर बनाकर बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह आकर कुछ भी बोल जाए, अंततोगत्वा जनता ये तय करेगी कि शिवसेना 1 है या 2 है और कितनी बार कौन बोलेगा और कौन साइलेंट रहेगा। अगर आप भी मानते हैं कि ये मैसेज एकदम क्लियर कट है तो आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बीते दिन कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चुने गए बीके हरिप्रसाद का शपथ ग्रहण समारोह था दोस्तों, और बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेता मौजूद थे। डीके शिव कुमार से लेकर यानी मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार खुद मौजूद थे दोस्तों, साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया भी मौजूद थे। और सिद्धरमैया ने इस दौरान साफ तौर पर आरएसएस को निशाने पर लिया दोस्तों। सिद्धरमैया ने कहा कि हमारा अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है, यानी भारत के संविधान का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और हमको आरएसएस के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। और आरएसएस के लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता कभी नहीं होने देंगे। सिद्धरमैया के द्वारा दिए गए इस बयान को लेकर जब सारी बातें जांच पड़ताल की गई दोस्तों, तो पता चला कि सिद्धरमैया जहां पर एक और आरएसएस पर टारगेट कर रहे हैं, वहां पर अकेले वो नहीं है, बल्कि प्रियांक खड़गे से लेकर बीके हरिप्रसाद और मल्लिकार्जुन खड़गे भी है दोस्तों। और बीके हरिप्रसाद ने जैसे ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के पोस्ट पर पदभार संभाला, उन्होंने बीजेपी आरएसएस पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगा दिया दोस्तों। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पूरी लड़ाई मजबूती के साथ मैं आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़ता रहूंगा। ऐसे में दोस्तों कर्नाटका से कांग्रेस पार्टी लगातार आरएसएस की विचारधारा पर निशाना साध रही है दोस्तों। इसका मतलब आने वाले दिनों के अंदर ये और ज्यादा कॉमन दिखाई देने वाला है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूपी कांग्रेस को भी कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से काम पर लगा दिया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ों और दलित समाज के लोगों से संपर्क साधने के लिए छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती की पूर्व संध्या यानी 25 जून को आरक्षण दिवस मनाने का फैसला लिया है दोस्तों। मुख्य कार्यक्रम लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया जाएगा, जबकि हर जिले में पद यात्रा निकाली जाएगी, सम्मेलन किया जाएगा दोस्तों। 25 जून को सुबह 10 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान ने प्रदेश भर के अंदर दलित पिछड़े वर्ग के नेताओं को इकट्ठा होने के लिए बोला है दोस्तों। पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जयहिंद, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहित अन्य नेता मौजूद थे। पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश के अध्यक्ष मनोज यादव ने बताया कि आरक्षण दिवस मनाने के बाद अगले दिन यानी 26 तारीख को हर जिले के अंदर पद यात्रा और सम्मेलन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पेपर लीक और नौकरियों में परीक्षा में धांधली को लेकर जो रवैया अपना रही है, उसे लेकर हम लोग विरोध जताना चाहते हैं। और नौकरियों में धांधली के साथ साथ रिजर्वेशन कोटा को लेकर भी बीजेपी सरकार के उदासीन रवैये को लेकर विरोध जताया जाएगा दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कांग्रेस पार्टी का एकदम सही फैसला है तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया दोस्तों। संजय राउत ने कहा कि अमित शाह को देश का प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए सांसदों की तोड़फोड़ करने में लगे पड़े हैं अमित शाह, और ज्यादा से ज्यादा बहुमत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि खुद प्रधानमंत्री बन जाए। और एकनाथ शिंदे के साथ में मिलकर अमित शाह नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती खड़ा करना चाहते हैं, अपना अलग गुट बनाना चाहते हैं अमित शाह। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी को रिटायर्ड करने के लिए अमित शाह के द्वारा अलग अलग पार्टियों के अंदर तोड़फोड़ की जा रही है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अमित शाह को इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं एक चातिर दिमाग बोला जाता है दोस्तों, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि खुद ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और ऐसा ही दावा आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं दोस्तों। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये जो ताबड़तोड़ एक पार्टी दूसरी पार्टी को तोड़ने का काम चल रहा है, ये जानबूझकर एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा कराया जा रहा है जिसकी महत्वाकांक्षा है कि वो खुद देश का प्रधानमंत्री बन जाए? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर शिवसेना के बागी सांसदों के बिकने के दाम रोहित पवार ने सार्वजनिक कर दिए दोस्तों। 85 करोड़ और हर सरकारी योजना में 25% कमीशन। नेता बिक जाते हैं, कीमत का जिक्र होता है, लेकिन लेन देन कितना हुआ यह कभी नहीं पता चलता। इस बात पर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि लोग बुरे होते हैं, हैरानी इस बात पर होनी चाहिए कि उन्हें शर्म नहीं आती। और नेताओं ने इस मामले में सबको पीछे छोड़ दिया है। धन व्यक्ति की परिस्थितियों को सम्मानजनक बना सकता है पर व्यक्ति को नहीं बना सकता, लेकिन नेता आज रोज पार्टी बदल रहे हैं और राजनीति ही सब कुछ खो रही है दोस्तों। यानी राजनीति में अब कुछ भी प्रिंसिपल आधारित रहा नहीं है, और ये सारा काम ईडी सीबीआई के डर से फर्जी चाणक्य के द्वारा देश का माहौल खराब किया गया है दोस्तों। आप लोग अगर मानते हैं कि देश के अंदर पैसे के लेन देन और तोड़ फोड़ की राजनीति करने वाले लोगों ने देश के अंदर एक ऐसी संस्कृति को आगे बढ़ाया है जहां पर पैसे का लेन देन और सिद्धांत पूरी तरीके से अब कोई मायने नहीं रखता दोस्तों, यानी पैसा ही चल रहा है। ऐसे में सारी चर्चाओं से ये बातें सामने निकल कर आ रही है दोस्तों, कहीं ना कहीं गंभीर मामला है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो खुलकर भरत तिवारी के मामले को लेकर बोल रहे हैं दोस्तों, और अपनी पार्टी को आईना दिखाने लगे दोस्तों। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति की ओर से एक अच्छी बात कही गई दोस्तों। यादव और बिहार के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट पर बोला गया कि जिस तरह से विजय सिन्हा, मिथिलेश तिवारी, अश्विनी चौबे समेत बीजेपी के सवर्ण नेता भरत तिवारी के एनकाउंटर के मामले को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन जब बात आ जाती है किसी यादव समाज के व्यक्ति की उनसे जुड़े हुए अन्याय के मामले को लेकर, तो बीजेपी के लोग चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। और यादव समाज के साथ हो रहे अन्याय को लेकर बीजेपी में बड़े बड़े यादव समाज के नेता है दोस्तों, फिर भी उनके मुंह से एक चू नहीं निकलता, एक चू शब्द नहीं निकलता। और इसमें नित्यानंद राय का नाम है, राम कृपाल यादव का नाम है, अशोक यादव का नाम है, राम सूरत राय का नाम है और विजेंद्र यादव का नाम है दोस्तों। लेकिन जब एनडीए सरकार यादव समाज के साथ में अन्याय करती है तब इनके मुंह से शब्द नहीं निकलता। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में दिक्कत यह है कि यादव नेता सिर्फ यादवों का वोट लेने के लिए बीजेपी से जुड़े हुए हैं। जब कोई यादव मुसीबत में पड़ता है तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। जगतवीर राय को बिहार पुलिस के एक दरोगा ने मुंह में गोली मार दी थी, एक भी यादव नेता खुलकर विरोध करने के लिए मैदान में नहीं उतरा। ऐसे में दोस्तों यादव और बिहार के सोशल मीडिया अकाउंट से कहा गया है कि सवर्ण नेताओं से बीजेपी के यादव नेताओं को सीखना चाहिए, जो सवर्ण नेता आज की डेट में भरत तिवारी के एनकाउंटर के मामले को लेकर डंके की चोट पर अपने समाज के साथ खड़े हैं दोस्तों, और दूसरी ओर सम्राट चौधरी सरकार के द्वारा लिए गए फैसले का विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर शशि थरूर के बयान को लेकर एक बार फिर से विवाद उपज रहा है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद शशि थरूर ने जम्मू कश्मीर के हालातों को लेकर एक बयान जारी करते हुए पार्टी के अंदर से विरोध झेला है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि शशि थरूर ने श्रीनगर के लोक भवन के अंदर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की दोस्तों। इस बैठक के बाद उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि श्रीनगर में आज लोक भवन में उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा के साथ में शानदार बैठक का समापन हुआ और हमने राज्य की स्थिति और सामान्य स्थिति और उत्साहजनक प्रगति पर चर्चा की है। जब मैं यहाँ पहुंचा तो कश्मीरी लेखक संघ के अध्यक्ष और एक महिला संगठन के साथ बातचीत की। यह बातचीत एक सकारात्मक रहा, जनसंपर्क किया। और शशि थरूर ने श्रीनगर यात्रा और उपराज्यपाल से की मुलाकात और तारीफ के मामले को लेकर अब कांग्रेस पार्टी के नेता और मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने थरूर की इस पोस्ट पर कड़ी आपत्ति जताते हुए तीखा हमला करते हुए कहा कि इनको जमीनी हकीकत के बारे में शशि थरूर को कुछ नहीं पता और ये कश्मीर घाटी के आम लोगों से मिलने का समय नहीं निकाल पा रही है। इनको आम लोगों से मिलना चाहिए, इनको हकीकत पता चल जाएगा। और राहुल गांधी छत्तीसगढ़ पहुंचे दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के अंदर लंबे समय से इंतजार के बाद कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्ष की घोषणा कर दी है दोस्तों। ये घोषणा इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि ये घोषणा तब की गई जब राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर पहुंचने वाले थे दोस्तों। दरअसल रायपुर के अभनपुर में कांग्रेस पार्टी 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगा रही है दोस्तों। इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए राहुल गांधी रविवार को रायपुर पहुंचे और राहुल गांधी ने रायपुर पहुंचने के साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मुलाकात की दोस्तों और दंतेवाड़ा में जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी गई दोस्तों। और दंतेवाड़ा का जिला अध्यक्ष बनाया गया सीनियर लीडर शकील मोहम्मद रिजवी को दोस्तों और जिला के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, साथ में कई और लोगों की नियुक्ति की गई है। और यह फैसला दीपक बैज के द्वारा लिया गया है, यानी संगठन विस्तार की जिम्मेदारी इनके पास है दोस्तों। और राहुल गांधी की यात्रा से पहले अचानक ये बड़ा फैसला लिया गया है दोस्तों, यानी राहुल गांधी का खौफ तो है ही, क्योंकि राहुल गांधी ने बैज को बुलाकर पूछा था कि आप बताइए कि संगठन विस्तार को लेकर मामला कहां तक पहुंचा है। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को महम स्थित विधायक बलराम दांगी के कांग्रेस कार्यालय पर हुई फायरिंग की घटना का निरीक्षण करने के लिए पहुंचना था दोस्तों। और जब वो पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से बात की और हुड्डा ने वारदात को प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था का सीधा उदाहरण बताया दोस्तों। उन्होंने नायब सिंह सैनी सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए कहा कि हरियाणा में अपराध बेकाबू हो गया है, अपराधियों में कानून का खौफ रहा ही नहीं है। हुड्डा ने दावा किया कि 50 से 60 गैंग सक्रिय हैं और फिरौती, लूट, हत्या और तमाम तरीके के गंभीर मामलों से जुड़े हुए हैं और आज आम आदमी नहीं है बल्कि जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक मैसेज क्लियर भेजने की कोशिश की गई है जो एकदम सही है, तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इमरान मसूद की कांग्रेस पार्टी ने क्लास लगाई है दोस्तों। इमरान मसूद बिल्कुल चुप रहेंगे, अब पार्टी की ओर से यह बात स्पष्ट तौर पर बोल दी गई है। संजय सिंह जो पत्रकार है दोस्तों, वो दावा करते हैं कि फटकार लगाई गई है इमरान मसूद को ताकि उनके बयान से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन को नुकसान ना हो। अब जो अपडेट है दोस्तों वो ये कि वो लगातार दूसरे सीट बंटवारे पर इंडिया गठबंधन में फूट डालने वाली बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन इस बार डांट सुनने को मिल गया। इमरान मसूद को फोन करके एक बड़े नेता ने पूछा कि सीट बंटवारे पर
लेकर मीडिया से बात करने के लिए आपको किसने कहा? यूपी में कांग्रेस पार्टी के और भी सांसद है, आपको सीट शेयरिंग की इतनी चिंता क्यों है? यूपी में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और प्रभारी है, अगर यदि आप अपनी जिम्मेदारी निभाए तो आपको सीट शेयरिंग से कुछ लेना देना नहीं है। तो सीट शेयरिंग को लेकर आप इतने भावुक क्यों दिखाई दे रहे हैं? जब कोई समस्या ही नहीं है तो फिर आप समस्या जैसी स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं? राहुल गांधी, अखिलेश यादव खुद समस्या को सुलझा लेंगे, फिर आप क्यों बयानबाजी कर रहे हैं? इमरान मसूद जरूर किसी न किसी इशारे पर बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसा दावा करते हुए तथाकथित पत्रकार का मानना है कि ये एक तरीके से सुनियोजित तरीके से हो रहा है। दोस्तों ऐसे में ये जो दावा कर रहे हैं संजय सिंह नाम के पत्रकार की फटकार लगाई गई है, इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है दोस्तों, और कई जगह से रिपोर्ट नहीं है, केवल एक ही व्यक्ति इस बात को बोल रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री करुणाकर रथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। दोस्तों करुणाकर रथ ने कांग्रेस पार्टी में आने का फैसला लिया तो साथ में सैकड़ों और कार्यकर्ताओं को लेकर आ गए। दोस्तों ऐसे में भक्तचरण दास ने ये जानकारी दी है। ओडिशा में कांग्रेस पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ाने की जिम्मेदारी इनके पास है दोस्तों, ये लगातार निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं और सफलता भी कुछ हद तक प्राप्त कर ले रहे हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी अपडेट है कि गद्दार कौन, ये सवाल सबसे बड़ा झारखंड के राज्यसभा के चुनाव के बाद से हवा में तैर रहा है। दोस्तों झारखंड के राज्यसभा चुनाव के नतीजे ने प्रदेश की सत्ताधारी महागठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर दी। दोस्तों सांसद के उच्च सदन की दूसरी सीट यानी संसद की उच्च सदन की राज्यसभा की दूसरी सीट पर प्रियंका गांधी के करीबी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रणव झा की करारी शिकस्त के बाद सत्ताधारी गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक के अंदर दीवारें बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इस मामले को लेकर चुनावी मुकाबले ने गठबंधन के भीतर चल रहे अविश्वास का एक ऐसा एनकाउंटर किया है दोस्तों, जिससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के आवास की दीवारें भी जख्मी दिखाई दे रही है। यानी हुआ यह है दोस्तों कि मुख्यमंत्री से बार बार जाकर नेता मुलाकात कर रहे हैं, खासकर विपक्ष के नेता मुलाकात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर क्या हुआ कि हमारा उम्मीदवार यहां पर चुनाव नहीं जीत पाया। इसके बाद बताया गया कि कांग्रेस पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री से बोला है कि आप तय करिए कि आखिर कौन वो लोग हैं जिन्होंने गठबंधन के विरोध में वोट डाला है। उन सबकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को खुद जुटानी चाहिए। जब मुख्यमंत्री ये तय कर लेंगे कि आखिर किन किन लोगों ने बगावत किया है तो फिर मुख्यमंत्री आगे आने वाले दिनों के अंदर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे में सारा का सारा जिम्मा अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की झारखंड के राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने वाले सारे नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का जो प्रशिक्षण शिविर हो रहा है दोस्तों, उसे लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी के नैरेटिव से लड़ने की सीख दी है। दोस्तों शिविर में कांग्रेस पार्टी के सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब रायपुर पहुंचे तो उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करना और जनता के मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठाना और कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को आम जनता तक पहुंचाना, ये कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा गोल है दोस्तों। और प्रशिक्षण शिविर के अंदर कांग्रेस पार्टी का ज्यादातर जो फोकस है वो इसी बात पर था और इसी में राहुल गांधी ने अपनी सारी बातें रखी है। दोस्तों इसे पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पार्टी के विस्तार को लेकर, संगठन को मजबूत करने को लेकर पूरी तरीके से सीरियस तरीके से काम कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर पंजाब को लेकर जो रिपोर्टें आनी शुरू हो गई है दोस्तों, वो रिपोर्टें ये बता रही है कि चरणजीत सिंह चन्नी को अगला कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जबकि राजा बड़िंग को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष अप्रैल 2022 से बनाया गया है तो उनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। नेता विपक्ष के पोस्ट पर सेम नेता बने रहेंगे, यानी नेता विपक्ष के पोस्ट पर कोई बदलाव नहीं होगा और अरविंदर सिंह राजा बड़िंग को कैंपेन की जिम्मेदारी दी जाएगी दोस्तों, यानी चुनाव प्रचार ये संभालेंगे। ऐसे में अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं चरणजीत सिंह चन्नी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ये बहुत बड़ा मैसेज दिया जाएगा दोस्तों, जिसका व्यापक असर आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि दलित समाज के लोग कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर अपने आप को चरणजीत सिंह चन्नी से कनेक्ट करते हैं दोस्तों। और चरणजीत सिंह चन्नी के 6 महीने के शासनकाल के दौरान कांग्रेस पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। इसी के साथ में दोस्तों राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे का बयान आया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि हमारे धर्मों के प्रमुख शंकराचार्य और अयोध्या के संत महंत बैठक करे, इस बैठक में जो तय होगा उसी के मुताबिक राम मंदिर के अंदर व्यवस्था चलेगी। शासन व्यवस्था बनाने में सहयोग करे, केंद्र और प्रदेश सरकार इसकी निगरानी करे, मगर वो वही होना चाहिए जो परम पूज्य शंकराचार्य और अयोध्या के पूज्य संत महंत चाहते हैं। यानी दोस्तों अयोध्या के ट्रस्ट में बदलाव को लेकर, यानी अयोध्या में जो फंडिंग हो रही है और जिस तरीके से फंडिंग की गिनती होती है, यानी पैसे की गिनती होती है और ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं उसमें बदलाव किया जाना चाहिए। और राज्य सरकार ने कहा है कि वो बदलाव करेंगे, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ नए तरीके से नए ढांचा तैयार करने की बातें कर रहे हैं दोस्तों। इस पर अब विरोध शुरू हो चुका है। लोगों ने कहा कि हमारे साधु महात्मा जो चाहते हैं, जिस हिसाब से चाहते हैं, उस व्यवस्था के अनुसार राम मंदिर के धन को मैनेज किया जाना चाहिए, पैसे को मैनेज किया जाना चाहिए। इस पूरे मामले पर पूरी तरीके से फैसला लेने की जरूरत है, सबके हितों को ध्यान में रखकर फैसला लेने की जरूरत है। ऐसे में दोस्तों क्या कुछ आप इस पूरे मामले पर और कहना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर
ममता बनर्जी और उनके समर्थकों के लिए खुशखबरी यह है दोस्तों की यूसुफ पठान के लिए बुरी खबर आई है। अपडेट यह है कि बागी टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान से जुड़े 978 वर्ग मीटर विवादित प्लॉट को वडोदरा नगर निगम ने नीलाम कर दिया है दोस्तों, और नीलाम करेगा इसकी जानकारी दे दी गई है, यानी ऑफिशियल ऐलान कर दिया गया है। ये वही प्लॉट है जिसे यूसुफ पठान अपने बंगले में मिलाना चाहते थे। इस प्लॉट को लेकर नगर निगम और पठान के परिवार के बीच में विवाद हुआ कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया। गुजरात कोर्ट ने जमीन को लेकर यूसुफ पठान के खिलाफ टिप्पणी करते हुए कहा था, और तीखी टिप्पणी करते हुए यूसुफ पठान और उनके भाई इरफान पठान बड़े खिलाड़ी हैं, क्रिकेट ने उनको नाम और पैसा दिया है, उन्हें प्लॉट को खरीदना चाहिए था, अवैध कब्जा करना बंद करना चाहिए। ऐसे में दोस्तों कोर्ट के द्वारा जो आदेश आया उसके बाद जब बात ये आई कि ममता बनर्जी के साथ में कौन खड़ा रहेगा और कौन विरोध में जाएगा, तो फिर यूसुफ पठान विरोध में चले गए थे, जबकि ममता बनर्जी ने इनको गुजरात से लाकर बंगाल में चुनाव लड़वाया, वो भी हाई प्रोफाइल सीट से चुनाव लड़ाया और ये चुनाव जीते। इसमें तृणमूल कांग्रेस का बड़ा योगदान रहा दोस्तों, लेकिन अब ये वापस आए तो अब ये इधर के रहे ना उधर के रहे, यानी ममता बनर्जी का विरोध किया था कि बीजेपी आने वाले दिनों के अंदर समर्थन करेगी, लेकिन भाजपा के कार्यकाल के अंदर गुजरात के अंदर भी तगड़ा झटका लग गया है दोस्तों। आप लोग पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ में अगर आप भी मानते हैं कि अब टाइम आ चुका है जब देश को परिवर्तन के लिए तेजी से आगे बढ़ना चाहिए और शिवसेना यूबीटी को तोड़ने का भाजपा का सपना ही रहेगा, क्योंकि अगर टूटना होता तो 2-3 दिन पहले ही टूट गया होता, और अब अगर नहीं टूट रहा तो इसका मतलब पार्टी के अंदर एक बड़ा बदलाव है और ओम राजे निवालकर जैसे कई सारे मामले हैं जिस कारण से कहीं ना कहीं दोस्तों ये लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, यानी 6 सांसदों की जरूरत है तोड़ने के लिए पार्टी को। 6 के 6 सांसद इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद जवाहर।